थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले तो ये है कि इट डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, and their interconversion. तो थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी और वेरियस फॉर्म्स को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, तो उसमें रिएक्शन से रिलेटेड एनर्जी देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है आपके, ठीक है। अब सबसे पहली डेफिनेशन हम देख रहे हैं सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग रियल इन द यूनिवर्स, एनीथिंग रियल इन यूनिवर्स can be considered as system. आप किसी भी चीज को सिस्टम मान सकते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। और जो चीज हमने सिस्टम एज्यूम किया है उसको छोड़कर जितनी भी चीजें यूनिवर्स में, उसको हम किस में काउंट करेंगे? सराउंडिंग में। यानी कि सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है कि everything excluded of system in universe, can be considered as surrounding. ठीक। तो एक डेफिनेशन तो अपनी सिस्टम और एक है सराउंडिंग, ठीक। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है उसे हम क्या नाम देते हैं? बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर की क्या डेफिनेशन है कि इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक। अब बाउंड्री लेयर दो तरह की है, ठीक है। एक बाउंड्री लेयर है फिक्स्ड, ठीक, और एक बाउंड्री लेयर है मूवेबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक बाल्टी में पानी ले लें, ठीक, तो पानी एक फिक्स अमाउंट ले लिया हमने, तो वहां पे बाउंड्री लेयर डिफाइन की जा सकती है। और दूसरा एग्जांपल, एक बकेट में पानी ऊपर से टैप से गिरा है हम, तो कंटिन्यूसली पानी चेंज होता जाएगा लेवल, तो बाउंड्री लेयर भी चेंज करती जाएगी। तो इट मे बी फिक्स्ड एंड इट मे बी मूवेबल, ठीक। तो पहली डेफिनेशन सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री लेयर, ठीक। सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम सबसे पहला जो टाइप इसमें है वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम नाम से पता लग रहा है अपन को कि यहां से जो है कोई भी मास जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर हम ये कहेंगे, या फिर हम इसको पहला जो है वो अपन पहला एग्जांपल देखते हैं। ए में यहां लिख देता हूं ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम है जिसे अपन जो है एक वेसल में पानी रख दे गर्म करके, ओपन वेसल में, तो उससे क्या होगा? टाइम के साथ वाटर लेवल भी डाउन होगा, प्लस एनर्जी भी उसकी लूज होगी, ठीक है। तो ओपन सिस्टम हम किसको बोलेंगे? विच कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मास, विच कैन ट्रांसफर बोथ मास एंड एनर्जी, ठीक है। अब उसी वाटर को अगर हम एक क्लोज वेसल में रख दें, ठीक है, तो वहां से वाटर का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यानी कि इट कैन ट्रांसफर, इसको बी लिख देता हूं पॉइंट, इट कैन ट्रांसफर ओनली एनर्जी, ठीक है, नॉट मास। इसका एग्जांपल लिखूं मैं कि टी इन कप, ठीक,
14 कप, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हम बोल दें इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, टी इन क्लोज वेसल, क्लोज वेसल। और तीसरा जो सिस्टम है सी, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसे बोलेंगे हम, विच कैन नॉट ट्रांसफर, विच कैन नॉट ट्रांसफर बोथ मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, दोनों का ही ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कि टी इन थर्मस, ठीक है, पर एक्चुअली ये एक बिल्कुल आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। थर्मस में अगर अपन टी रखे हैं तो ठीक है, एक मोमेंटली वो ठंडा नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 दिन बाद तो ठंडा होगा सही। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोलते हैं कि नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, सिस्टम इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो दुनिया में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको हम परफेक्टली आइसोलेटेड कर दें। जैसे मान लो थर्मस है, अब उसके आसपास हम इंसुलेशन लगा दें बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जितना ज्यादा इंसुलेशन लगाते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो आइसोलेटेड होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी ये होगा कि कितना भी ज्यादा आइसोलेशन आ जाए, बाय द कोर्स ऑफ टाइम ठंडा होना ही है टी को। मान लो 1 महीने में नहीं होगी, 1 साल में तो होगी, या 100 साल में तो होगी सही, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट टाइम तक वो हीट को ट्रांसफर करे ही ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। अब जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते हैं। जैसे मान लो इस कमरे को मैं एक सिस्टम मान लो, तो इसमें एयर भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब गैस का कंटिन्यूअसली प्रेशर या फिर टेम्परेचर या वॉल्यूम ये सब चेंज हो रहा है, ठीक। तो जिन चीजों से हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन वेरिएबल से, उनको हम क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। कौन कौन से हो गए, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, एंथैल्पी, दीज आर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक। 5वां पॉइंट हम देख रहे हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल हम किसको बोलेंगे कि दीज वेरिएबल कैन डिफाइन ए सिस्टम, डिफाइन ए सिस्टम। जैसे एग्जांपल हम ले लें प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, ठीक है ना। या फिर मैं ले लूं जैसे एंथैल्पी हो गया, ठीक है ना, सिस्टम की एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंट्रोपी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑल दिस वेरिएबल्स कैन डिफाइन ए सिस्टम, है ना। सिस्टम की जानकारी चाहिए तो हमें इनमें से कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो मैं बोलूंगा कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये एक तरह से किसको डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है ना, डिफाइन ए स्टेट ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम कहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं कोई एक वेरिएबल चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा प्रोसेस। जैसे हम P1 V1 से P2 V2 पे ले जाए तो इट बिकम्स ए प्रोसेस। इफ एनी ऑफ द थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज, इट बिकम्स ए प्रोसेस। कई सारे प्रोसेस मिला दें तो इट बिकम्स ए साइकिल, ठीक। तो वो आगे उनकी डेफिनेशन लिखना है अपन। डायनामिक टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं इसमें इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव properties which are independent over mass of system. ठीक है, पहले मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, concentration, molar heat capacity, specific heat capacity, इसके अलावा EMF ऑफ सेल, मोलर एंथैल्पी, ये सब आती है किसमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि इंडिपेंडेंट ओवर मास ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का मास चेंज होगा तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस कमरे में मान लीजिए एयर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब मान लो कुछ एयर बाहर निकल जाए तो भी कमरे में टेम्परेचर वही रहने वाला है, तो अमाउंट में कम कर दूंगा तो उसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इस कमरे में अपन एक पार्टीशन खड़ा कर दे, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, लेकिन प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझिए बात को। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है कि ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ओवर मास ऑफ द सिस्टम। ठीक, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे? विच आर डिपेंडेंट ओवर मास ऑफ द सिस्टम, विच आर डिपेंडेंट ओवर मास ऑफ द सिस्टम, ओवर मास ऑफ सिस्टम। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? जैसे फॉर द एग्जांपल इसमें आती है मोल्स, इसमें आता है एंथैल्पी, इसमें आती है एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। ठीक, अब इनको कैसे डिसाइड करते हैं वो देख रहे हैं। इंटेंसिव को कैसे पहचानते हैं? मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मोल इसमें हमने N ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है C इज इक्वल टू N अपॉन V है। ठीक है, डेंसिटी इसमें है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास इसमें M ले लिया मैंने, एंथैल्पी H ले ली, एंट्रोपी S ले ली। ठीक है, टेम्परेचर T ले लिया। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर इस कंटेनर के दो पार्टीशन कर दूं, जिस कमरे के दो पार्टीशन कर दूं, जो चीजें एग्जैक्टली आधी हो जाएगी वो तो मास पे डिपेंड की, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चीज ऐसी की ऐसी रहेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब इनमें से छांटते हैं अपन। अगर इस कमरे में मैं एक पार्टीशन कर दूं तो प्रेशर क्या रहेगा? P रहेगा, वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, मोल N/2 हो जाएंगे, मास M/2 हो जाएगा, कमरे में टेम्परेचर T रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन C रहेगी, मोल आधे वॉल्यूम आधा, डेंसिटी मास आधा वॉल्यूम आधा, डेंसिटी D रहेगी, एनर्जी एंथैल्पी, एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स आधे हो जाएंगे तो एंथैल्पी H/2 हो जाएगी, एंट्रोपी भी आधी हो जाएगी। तो जो चीजें आपको ये दिख रहा है कि आधी हो जाएगी एग्जैक्टली, तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे? आधी होने पर एक्सटेंसिव,
और जो आधी नहीं होगी सेम बनी रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। मोलर एंथैल्पी या मोलर हीट कैपेसिटी को अपन ने किस कैटेगरी में रखा है? इंटेंसिव, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मोल के लिए डिसाइड हो गई है। अगर कहीं पर स्पेसिफिक वर्ड आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज फॉर यूनिट मास, तो मास पे डिपेंडेंसी इसकी खत्म हो गई। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं तो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर मैं बात करूं मोलर हीट कैपेसिटी की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक मोल तो फिक्स हो गया ना। नाउ इट इज नॉट डिपेंडेंट ओवर द मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास, तो मास हमारा फिक्स हो गया, तो इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंटेंसिव एक्सटेंट। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक, अब स्टेट और पाथ फंक्शन में क्या फर्क है कि अगर केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगी, ठीक है, तो स्टेट फंक्शन होगा, और जिस पाथ के थ्रू जा रही है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो दैट बिकम्स पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होगा? स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं जिनके आगे हम डेल्टा एल लगाते हैं? जैसे डेल्टा एच को मैं क्या लिखता हूं? H2 माइनस H1। ठीक, तो कौन कौन से फंक्शन ऐसे लिखे जा सकते हैं? डेल्टा V, डेल्टा E इंटरनल एनर्जी, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज, डेल्टा G गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज। तो जिन भी फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल, वो सारे कौन से फंक्शन बन जाएंगे? स्टेट फंक्शन। अब एंथैल्पी चेंज चाहे कैसे भी पाथ से कराओ आप, सेम ही रहेगा दो पॉइंट्स के बीच में, है ना। हेस लॉ इसी को बोलते हैं कि अगर हम किसी एक प्रोसेस को करा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, इफ इट इज डन इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप, एंथैल्पी चेंज इज सेम। ठीक, तो स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, अब पाथ फंक्शन जो है, पाथ फंक्शन इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ बताइए कौन कौन से हैं पाथ फंक्शन? वर्क एंड हीट, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप वर्क और हीट। वर्क हमेशा जो है किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। कैसे करवा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो दो यहां से वहां तक जाने का तरीका है या घूम के आ रहे हैं, तो दोनों केस में इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन वर्क अलग हो गया। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि हीट इज ऑल्सो है पाथ फंक्शन। ठीक, अब थर्मोडायनामिक वेरिएबल को अगर मान लो किसी एक वेरिएबल को चेंज कर लो, ठीक है, तो सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, इसको हम बोल देंगे प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट में डिफाइन कर रहा हूं, कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए थे शायद, 7 पॉइंट है प्रोसेस। प्रोसेस हम किसको बोलेंगे? इफ एनी थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज चेंज, if any thermodynamic variable is changed, variable is changed, जैसे मान लो, सपोज करो हम यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 2 पहुंच जाए, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व, तो मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, किसी एक को भी चेंज कर देंगे हम, तो इट बिकम्स ए प्रोसेस। समझ गए बात को, ठीक है ना। अब प्रोसेस कितने तरीके के हैं वो देखना है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल नाम से पता लगेगा, ये आइसो मतलब सेम और थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट।
टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। दूसरा है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या लेना है मुझे, 0, ठीक है ना। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। बारीक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, यानी इसमें हमें डेल्टा पी लेना है 0। और चौथा प्रोसेस है हमारे पास, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस हम कैसे बनाते हैं कि मान लो जहां पे प्रोसेस हो रहा है उसको परफेक्टली इंसुलेटेड कर दें हम। परफेक्टली इंसुलेटेड करने पे क्या होगा, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग यानी इसमें हम क्या ले लेंगे, Q इज इक्वल टू 0, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं साइकिल। साइकिल किसको बोलेंगे हम, यानी एक या एक से ज्यादा प्रोसेस अगर हो रहे हैं, ठीक है ना। इट इज मेड ऑफ 2 or more processes, 2 or more processes, ठीक ठीक। अब ये दो तरह का है, एक तो ओपन साइकिल और दूसरा क्लोज साइकिल। देखने से पता लग जाएगा ओपन साइकिल। ओपन साइकिल कैसे है, जैसे पीवी कर्व है, तो यहां से यहां तक गया 1 से 2 और फिर यहां से 3 आ गया, ये ओपन साइकिल, ठीक। और क्लोज साइकिल कौन सा है कि जैसे मान लो पीवी कर्व बनाया मैंने, 1 से यहां गया 2 पर, 2 से यहां गया 3 पर और फिर वापस। तो बताइए क्या फर्क होगा दोनों में। इसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेज इज नॉट सेम, और इसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, ठीक है। तो ये चीज लिख दें अपन। ओपन साइकिल क्या है, ओपन साइकिल, ये 9th पॉइंट है। ओपन साइकिल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इज नॉट सेम, ये ओपन साइकिल बन गया। और दूसरा क्लोज साइकिल, क्लोज साइकिल है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट आर सेम। तो वहीं पहुंच गया अगर, तो वापस क्या हो गया, क्लोज सिस्टम, और नहीं पहुंचा तो वो ओपन सिस्टम, ओपन साइकिल, सॉरी, क्लोज साइकिल, ओपन साइकिल, देखने से पता लगेगा। साइकिल के बाद 10th पॉइंट है हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, अब हीट एंड वर्क दोनों जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई बेसिक फर्क नहीं दोनों में। दीज आर द एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी ट्रांसफर अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो हीट ट्रांसफर हो जाता है वो, और किसी और वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो तो वर्क हो जाता है। जैसे मान लीजिए अपन एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दें तो वो एनर्जी ट्रांसफर है, इट इज वर्क, और अगर हम इसे गर्म कर दें तो वो हो जाएगा हीट। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हीट इज एनर्जी ट्रांसफर, इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे आप किसी चीज को हीट अप कर रहे हो, जैसे मान लो मुझे एक वाटर भरा हुआ है इसमें और मुझे इसे गर्म करना है, तो मैंने एक ऐसी सरफेस पे रख दिया,
सपोज करो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मैंने सरफेस रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होगा, और जब एनर्जी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो, दैट इज कॉल्ड एज हीट। अब हीट क्या होती है? इट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, यानी कि एनर्जी, जैसे मान लीजिए इस कमरे में हम हीट दें, गर्म करने लगे, तो सारे मॉलिक्यूल को एक जैसी एनर्जी नहीं मिलेगी, किसी को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लीजिए मैं इस चौक के टुकड़े को यहां से यहां उठा के रखता हूं, ठीक है, तो मैं इस केस में सभी मॉलिक्यूल को, सभी पार्टिकल को उठा के रख रहा हूं, तो एनर्जी सभी को मिलेगी। यहां से ऊपर हाइट पे ले जाए, एनर्जी सभी को मिली। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एनर्जी मिल रही है, तो वर्क हो गया वो। तो वर्क इज ए ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज डिसऑर्डर्ड। अब इनइक्वालिटी साइन होता है, हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर से डिसऑर्डर करना आसान है, लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर करना मुश्किल है ना। तो ये लिखेंगे हम आगे। ये समझ गए हैं, हीट का मतलब है सिंपल एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। Work is also energy transfer. It is energy transfer due to any means other than temperature difference. यानी इसको छोड़कर बाकी जो सारी फॉर्म है एनर्जी ट्रांसफर की, उसको हम किस में लेते हैं? वर्क। जैसे एग्जांपल मैकेनिकल वर्क। ठीक, मैकेनिकल वर्क क्या है? जैसे मान लो हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, मैकेनिकल वर्क है। ठीक है ना। हम इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करके जो है हीटअप करने लग जाए। जैसे मान लो एक वाटर सैंपल है इस तरीके से, अब इसको गर्म करने पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, गर्म करने के लिए मैं हीटर यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो हीटर जो वर्क करेगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इसको गर्म करने के दो तरीके हो गए हमारे पास, या तो हीट से या वर्क से। हीट के केस में क्या होगा? ऐसी सरफेस पे रख दे जहां टेम्परेचर अलग हो, तो ऑटोमेटिकली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होने लग जाएगा। और किसी और तरीके से, जैसे मान लो हम किसी चीज को रगड़ दे, तो रगड़ने पर भी गर्म हो सकती है, तो वो हीट जो जनरेट हुई है वो वर्क किया हमने, तो ऐसे भी गर्म किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें जो है हम ये कहेंगे कि वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर मैं वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये संभव है, ठीक, लेकिन मैं हीट को 100% कन्वर्ट करना चाहूं तो इट इज नॉट पॉसिबल। 100% ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऑर्डर्ड फॉर्म को डिसऑर्डर करना आसान है, डिसऑर्डर को ऑर्डर करना मुश्किल है ना। तो हम 100% इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हीट कैपेसिटी। कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 11। हीट कैपेसिटी। अब सिंपल इसका मतलब तो ये निकलता है कि कितनी हीट कोई ऑब्जेक्ट ले सकता है। जैसे ये चौक है, ये कुछ अमाउंट हीट ले सकती है। अगर मैं इसी चौक का 10 kg सैंपल ले लूं तो अलग अमाउंट लेगी हीट की, ठीक है ना। तो एक तरह से मास डिपेंडेंट हो गया ना ये चीज, जितना मास होगा उतना ही हीट रख सकता है। तो हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल सी से। अब इसको एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए डेफिनेशन क्या मान ली गई है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कोरेस्पॉन्डिंग, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। ठीक, यानी इट इज हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है इट इज हीट रिक्वायर्ड
इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको 1 केल्विन भी लिख सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बोलो या केल्विन में बोलो एक ही बात है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो ये डेफिनेशन है कि Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका C डेल्टा T। तो C क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा T। अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दूं तो ये हट जाएगा एंड C बिकम्स Q, यानी हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इफ 1 डिग्री चेंज इज डन। तो डेफिनेशन किसके हिसाब से, 1 डिग्री चेंज। यूनिट इसकी देखें हम, यूनिट क्या आएगी, हीट की यूनिट जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब अगर हीट कैपेसिटी को मैं 1 मोल के लिए कर दूं तो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगी, और 1 ग्राम के लिए कर दूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी। ये इनमें फर्क है, ठीक। तरह की है, एक तो CV और एक C। CV का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो हम उसे क्या नाम देंगे, CV। और अगर प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहे तो फिर हम उसे नाम दे देंगे CV, प्रेशर कांस्टेंट। तो 2 तरह का है C का, CV और CP, ठीक है ना। अब हम हीट कैपेसिटी के बाद, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान दें इस बात पे, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कारण क्या है कि जैसे मान लो मुझे एक आयरन की निडल गर्म करनी हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या मुझे आयरन का एक शिप गर्म करना हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी ना, हीट रिक्वायरमेंट। तो वो हीट किस पे डिपेंड करी, एक तरह से मास पे डिपेंड करी। तो जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव। तो हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल c। डेफिनेशन में क्या वर्ड जुड़ जाएगा, मोलर, यानी 1 मोल के लिए। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में क्या जुड़ जाएगा, इट इज हीट रिक्वायर्ड, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे फॉर द एग्जांपल इसके 1 मोल फिक्स हो गया, इसका 1 मोल फिक्स हो गया, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मास पे डिपेंडेंस नहीं होगी इसकी, और इसका फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। इसका मतलब यहां पे C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन N डेल्टा T। तो ये क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी, M लिख दूं मैं, स्मॉल m, ताकि रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे, NCM। तो CM क्या हो गया, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फॉर 1 मोल कंपाउंड। तो फार्मूले में अगर मोल आ रहे हैं तो वो कौन सी है, मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर कुछ नहीं आ रहा है वो, तो वो हीट कैपेसिटी कॉमन। अब इसकी यूनिट देखो क्या होगी, जूल पर मोल केल्विन। समझ बात। और इसको भी मैं 2 डिफाइन करूंगा, CM इज ऑफ 2 टाइप, CMV और CMP। CMV का क्या मतलब है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तीसरी जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लिखेंगे S से। ये क्या हो जाएगी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 1 मोल से किस पे आ जाए अपन, 1 ग्राम। तो इट इज हीट रिक्वायर्ड, इट इज हीट रिक्वायर्ड
to raise temperature by 1 degree centigrade for 1 gram compound, 1 gram substance। यानी फार्मूले में चेंज किया जाएगा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो MS क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। यहां डेफिनेशन किसके हिसाब से, 1 ग्राम। अब क्या मैं मास चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो इट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगेन इसके लिए भी वही दो चीजें होगी, इट इज ऑफ टू टाइप, SV और SP। SV का क्या मतलब है, कांस्टेंट वॉल्यूम, और SP का क्या मतलब है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, डेल्टा T। सबसे पहला प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आप डेल्टा T 0 रख दोगे तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। समझिए बात को, ये 0 रखा तो ये इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट, एडियाबेटिक प्रोसेस कर दिया मैंने, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0। अगर Q 0 रख दूंगा तो हीट कैपेसिटी क्या हो गई, 0। और थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक अगर है तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C। और चौथा आइसोबारिक अगर प्रोसेस है तो फिर उस केस में C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ठीक, तो आइसोथर्मल में इनफाइनाइट, आइडियाबेटिक में 0, इसमें CV और इसमें CV। ठीक है ना, चारों प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी। IUPAC कन्वेंशन, IUPAC कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। अब यहां से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स से और फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स से। जो यहां तक के पॉइंट थे वो तो बिल्कुल सिमिलर है, फिजिक्स में भी एग्जैक्टली यही पढ़ाया जाता है जो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी। ठीक है, आगे जो है अब IUPAC नेम आ गया, तो इट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके हिसाब से कन्वेंशन थोड़े से अलग है। अभी मान के चलो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनामिक्स है अब यहां से अलग होने वाला है। जैसे कई लोग बोल देते हैं कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सेम ही है, ठीक है ना, कि फिजिक्स वाले बोल देते हैं केमिस्ट्री में पढ़ लिया, केमिस्ट्री वाले बोल रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद वाला कन्वेंशन बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है ना, तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से हीट के लिए कन्वेंशन ये है कि हीट लॉस बाय सिस्टम इज नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहां से हीट बाहर निकल गई तो ये क्या होगा, साइन इसका नेगेटिव है। साइन के बारे में बात कर रहे हैं, साइन लगाने से ये पता लग जाएगा कि जैसे मान लो हीट अंदर आ रही है बाहर जा रही है सेम मैग्नीट्यूड में, तो हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, दूसरा है हीट गेन बाय सिस्टम, हीट गेन बाय सिस्टम। आप स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे, लॉस इज नेगेटिव, है ना, गेन इज पॉजिटिव। यानी कि अगर सिस्टम अपने पास ये है और हीट बाहर से अंदर आ गई तो इट इज गेन, सो इट इज प्लस साइन। इसके बाद हम कर रहे हैं वर्क के बारे में बात। ठीक है, तो वर्क जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। इसने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं गैस ले लूं एक कंटेनर में, ठीक है, और गैस ऊपर एक्सपेंशन कर रही हो, ठीक, तो इस वक्त पिस्टन को ऊपर उठाया जा रहा है। कौन उठा रहा है, गैस। तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन वाइज। वर्क था वैसे तो मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, लेकिन माइनस और प्लस सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस या बोल दूं, या ऑन द सिस्टम,
इसने बोल दिया कि इट इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैं पिस्टन ले लूं, यहां गैस भर दूं और ऊपर से प्रेशर लगा के इसको दबाने लग जाऊं, ठीक है, तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कंप्रेशन कर रहे हैं। जो वर्क हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वर्क हो रहा है सिस्टम पे यानी गैस पे। तो साइन जैसे मान लो ये 30 जूल है तो ये -30 जूल है तो ये क्या होगा +30 जूल, IUPAC के हिसाब से। ये डिफरेंस है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है ना। वहां पे वर्क का डायरेक्शन जो है अलग लिया जाता है, यहाँ अलग है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। यही रोक देता हूँ आज।